दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी साथ साथ। मेरे अब्बा बताया करते थे कि मेरे दादा जो लाहौर में वकालत करते थे, सुबह की सैर के बड़े पाबंद थे। ये बंटवारे के पहले की बात होगी। उन्हीं से ये आदत मेरे वालिद साहब को लगी। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मुझे धुंधला धुंधला याद है कि जब हम लोग बंटवारे के बाद दिल्ली में रहने लगे थे, तब अब्बा मुझे भी, लेकिन मजाल है जो मैंने कभी 9 के पहले बिस्तर छोड़ा हो। बहरहाल इन बातों को तो ज़माने बीत गए, लेकिन अब मेरे रिटायरमेंट के बाद जब मैं सुबह के धुंधलके में आहिस्ता कदमों से अपने अपार्टमेंट से निकलता हूँ तो अब्बा की बड़ी याद आती है। याद तो रेहाना की भी आती है। रेहाना मेरी बीवी, रिटायरमेंट से कुछ साल पहले उसका इंतकाल हुआ था। हेपेटाइटिस हुआ था उसे। रेहाना की मौत के बाद सुबह की सैर पर जाते हुए मुझको समझ आया कि जिंदगी में हम सफ़र की ज़रूरत सबसे ज़्यादा इसी उम्र में होती है। वो उम्र जब हमारे आसपास की वो दुनिया जिसे हम जिंदगी भर की मेहनत के बाद बनाते हैं, वो हमें खुद घूरने लगती है। जिस्म साथ छोड़ने लगता है, बच्चे झुंझलाने लगते हैं। मेरी भी ये वही उम्र थी जब रेहाना याद आती थी। उसका मुस्कुराता चेहरा, उसकी कलाई का तिल और उसका वो मोटे फ्रेम वाला चश्मा भी, जिसको हर बार आस्तीन से साफ करने की जिम्मेदारी मेरी थी। झगड़े के दौरान भी झगड़ते वक्त वो अपना चश्मा उतारकर मेरी तरफ बढ़ाती, मैं अपनी आस्तीन से साफ करके उसे चश्मा वापस करता। जितनी देर ये चलता, झगड़ा थमा रहता और उसके बाद वो चश्मा लगा के कहती, हाँ अब बताओ। सही कहूँ तो रेहाना के इंतकाल के बाद ही मैं अपनी बैंक की नौकरी से रिटायरमेंट ले लेना चाहता था, लेकिन मेरे बेटे ज़हीर ने मुझको समझाया, अब्बा मेरे ख्याल से आप फिर सोच लें, ऑफिस आते जाते रहेंगे तो मन लगा रहेगा। मुझे उसकी बात सही लगी थी। उस वक्त तो मैंने फ़ैसला बदल दिया था, लेकिन कभी ना कभी तो रिटायर होना ही था। जब आखिरकार रिटायर हुआ तो अजीब सा खालीपन ज़िंदगी में महसूस होने लगा। मैं इसे तन्हाई नहीं कहूँगा, मैं तन्हा नहीं था। दिल्ली के वसंत कुंज के जिस अपार्टमेंट में मैं रहता था, उसमें मेरा इकलौता बेटा ज़हीर, उसकी बेटी अलियाना जो हिंदुस्तानी नहीं थी, रोमानिया की थी, और मेरा पोता अमान मेरे ही साथ रहते थे। लेकिन हाँ, कभी कभी लगता था कि सभी इर्द गिर्द तो हैं, लेकिन साथ कोई नहीं है। और ऐसे में सहारा था तो बस अपने ख़ानदानी शौक़ यानी सैर का। सोसाइटी से कुछ दूर पर एक बड़ा सा पार्क था। वहाँ तमाम लोग होते थे। मैं दोनों वक्त वहाँ जाता था, सुबह और शाम। घर से ज़्यादा वक्त वहीं गुजरता था। इतना कि मैं बता सकता था कि पार्क में कितने पेड़ यूकेलिप्टस के हैं, कहाँ बैठने पर ज़्यादा अच्छी हवा आती है और कौन पार्क में कब आता है। तकरीबन सभी चेहरे जाने पहचाने थे, लेकिन हाँ, बीते दिनों से एक नया चेहरा दिखने लगा था। कोई मोहतरमा थी, उम्र दराज ही थी। बालों की सफ़ेदी से अंदाज़ा हो रहा था कि उम्र मुझसे 4-5 साल ही कम रही होगी। बीते 1-2 रोज़ से उसी किनारे वाली पीली बेंच पे देख रहा था। एक बार उस तरफ से गुजरा तो देखा हाथ में एक किताब थी। ऐसे पढ़ रही थी जैसे डूब गई हो उसमें। मैं बैठ सकता हूँ यहाँ? मैंने कहा तो उसने सर ऊपर उठाया। चश्मे से झांकती 2 आंखें मेरी तरफ थीं। जी? उसने हैरानी से कहा। मैंने कहा, एतराज़ ना हो तो बैठ जाऊं यहाँ मैं? उसने पार्क की दूसरी बेंचेस की तरफ नज़र दौड़ाई। हर बेंच पर कोई न कोई बैठा था। खिसकते हुए बोली, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। वो बेंच के एक तरफ होकर वापस किताब पढ़ने लगी और मैं उसको। किताब पढ़ते पढ़ते उसका चेहरा कभी अचानक गमज़दा हो जाता, कभी हल्की सी हंसी खिल जाती, कभी भवें हिकारत से भर जाती और कभी सुकून आ जाता। उसके चेहरे के तासुरात किताब के मुताबिक बदल रहे थे। मैं उसे देखता रहा। तकरीबन 2 घंटे के बाद उसने किताब बंद करके बैग में डाली और हल्के से सहारे के साथ उठने की कोशिश की। शायद घुटनों में दर्द था उसके। फिर वो धीरे धीरे पार्क के मेन गेट की तरफ चली गई। ये एक दिन की बात नहीं थी। इस वाक़ये के बाद ऐसा 3-4 दिन हुआ कि वो आती, उसी पीली बेंच पर बैठ के किताब पढ़ती और फिर चली जाती।
मैं पार्क में होते हुए वो सुकून हासिल नहीं कर पाता था जो किताब पढ़ते हुए उसके चेहरे पर दिखता था। अब सुनिए, आप बुरा न माने तो पूछ सकता हूँ कि आप क्या पढ़ती रहती हैं? एक रोज़ मैंने पूछ ही लिया। वो मुस्कुराई और बोली, अमृता का नाम सुना है आपने? अमृता प्रीतम। मैंने नाम में सर हिलाया। बोली, बहुत खूबसूरत लिखती थी, उन्हीं की किताब पढ़ती हूँ। आप? मैंने कहा, मैं यहीं पास में रहता हूँ, लेकिन ज़्यादातर टाइम यहीं गुजारता हूँ। रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हूँ। मैंने कहा तो वो मुस्कुरा दी। मैंने गौर किया कि उसके मुस्कुराने से चेहरे की झुर्रियाँ खिंचाती थी। बहुत गहरी मुस्कुराहट थी उसकी। घुटनों में तकलीफ रहती शायद आपके? मैंने कहा तो वो किताब बंद करके मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, जी अब इस उम्र में घुटने में ही दर्द होता है, दिल में तो होने से रहा। और हम दोनों बहुत जोर से हंस दिए। वो शायद हमारी पहली मुकम्मल मुलाकात थी। उस रोज के बाद हम दोनों एक दूसरे को जानने लगे, एक रुकी हुई घड़ी की तरह, जैसे मेरी जिंदगी फिर से टिक टिक करने लगी थी। मुझे वृंदा, हाँ यही नाम बताया था उसने, और वृंदा को मैं एक दोस्त की तरह मिल गए थे। हमारी जान पहचान धीरे धीरे गहरी हो गई। एक बेतकल्लुफी सी थी हमारे बीच, जैसे दोस्तों में होती है। वृंदा के हालात भी मेरे जैसे ही थे। पति के इंतकाल के बाद वो भी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर अकेलेपन से जूझ रही थी। हालांकि उसने इस दर्द से लड़ने का तरीका किताबों में ढूंढ लिया था। वो अमृता प्रीतम की कहानियां पढ़ती थी। उनकी आत्मकथा रसीदी टिकट मुझे पढ़कर सुनाती थी। एक बार उसने यूं ही मुझसे कहा, पता है अमृता इमरोज के साथ रहती थी, लेकिन वो साहिर से भी उतनी ही मोहब्बत करती थी। ये और बात है कि वो कभी साहिर की हो न सकी, लेकिन आप साहिर को तो जानते हैं ना, साहिर लुधियानवी। खुशकिस्मती से ये नाम मैंने सुन रखा था, हालांकि कोई तफसीली मालूमात नहीं थी। खैर मैंने हाँ में सर हिला दिया। तो उसने बताया कि अमृता प्रीतम इमरोज की स्कूटर की पिछली सीट पर बैठी हुई अपनी उंगली से इमरोज की पीठ पर साहिर का नाम लिखती थी। और भी न जाने कौन कौन से दिलचस्प किस्से थे उसके पास बताने को। ये और बात है कि जब वो मुझसे कोई किस्सा कहानी सुनाने को कहती तो मेरे पास कुछ नहीं होता सिवाय इसके कि एक बार बैंक में ऐसा हुआ वैसा हुआ, और वो झुंझला के कहती, काम की बात मत कीजिए प्लीज, इसके अलावा कुछ बताइए ना। मैं खींच के कहता, तो और क्या बताऊं, मैंने ये किताबें थोड़ी पढ़ी हैं। तो वो कहती, रेहाना के बारे में कुछ और बताइए ना, कहाँ मिले थे, क्या हुआ था उन्हें। वो सवाल बहुत गहरा था। वृंदा को भी अंदाज नहीं था कि मैं जवाब इतनी तफसील से दूंगा, लेकिन मैं बताता रहा और वो सुनती रही। एक एक बात याद थी मुझको। दिल्ली में हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। पहली बार घूमने मसूरी गए। उसने मुझे पहला गिफ्ट दिया था एक तिरछी धारी वाला स्वेटर, और मैंने उसे पायल। मैंने वृंदा को बताया कि रेहाना ने वो पायल पूरी जिंदगी पहनी, बल्कि इंतकाल से 2 रोज पहले कहा था कि मुझको इस पायल के साथ ही दफनाइएगा। मैंने रेहाना के होठों पर हाथ रखते हुए कहा था, कुछ नहीं होगा तुमको। मुझे एक एक बात याद थी रेहाना की। उसके चेहरे की झुर्रियां, उसके माथे की शिकन, उसकी कलाई का तिल, उसकी बूढ़ी और सख्त हथेलियों की छुअन जिनसे उसने मेरा चेहरा छुआ था, मौत के कुछ घंटों पहले अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए। अरे तुम तो रोने लगी। मैंने वृंदा की तरफ देखते हुए कहा तो वो आंखें पोंछने लगी। हम दोनों को पार्क से निकलते निकलते देर हो गई थी। मैं घर पहुंचा तो जहीर के चेहरे पर गुस्सा था। शायद अलियाना और जहीर मुझे काफी देर से ढूंढ रहे थे। अब ये कोई वक्त है घर आने का? ऑफिस से घर आके बंदा आराम करे या आप ही को ढूंढता रहे? जहीर ने भर्राई हुई आवाज में कहा। पीछे से अलियाना भी बोली, We were looking for you all over. Do you have any idea how worried we were? Not fair, not fair. कहते हुए वो पैर पटक कर जाने लगी। जाते जाते वहां खड़े अमान को भी अपने साथ ले गई, जो हैरानी से पूरा तमाशा देख रहा था। अलियाना के जाने के बाद जहीर मेरे करीब आया और बोला, अब आपको यूं बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। अगर कहीं जाना ही था तो बता देते। देखिए अलियाना भी परेशान हो गई और उस रोज घर में खामोशी छाई रही। मैं चुपचाप अपने कमरे में लेट गया और तकिया के नीचे रखी एक पायल हाथ में लेकर
देखने लगा। रात को करीब 10 बजे मेरे कमरे के दरवाजे पर आहट हुई। अमान था, उसके हाथ में टॉर्च थी। वो अक्सर ऐसे ही आता था। रात में जब मम्मी पापा सो जाते तो वो टॉर्च लेकर आता और मेरी रजाई के अंदर घुस जाता। फिर हम दोनों टॉर्च जलाकर फुसफुसाते हुए किसी खुफिया एजेंट की तरह बात करते थे। रजाई के अंदर टॉर्च जलाकर उसने फुसफुसाते हुए कहा, दादा आप कहाँ चले गए थे? पापा बहुत नाराज थे। मैंने भी वैसे ही जवाब दिया, हाँ एक जरूरी काम में फंस गया था। फिर मैंने बात बदलते हुए कहा, वो छत वाला घोंसला देखा? अंडों से कबूतर निकल आए क्या? वो खामोश रहा। फिर बोला, आपको बहुत बुरा लगा होगा ना, पापा ने आपसे ऐसे बात की। एक मासूम के सवाल से रात का सन्नाटा और गहरा गया। मगर मैंने कहा, अरे नहीं बेवकूफ, वो नाराज इसलिए हो रहे थे क्योंकि उनको फिक्र हो रही थी, और फिक्र इसलिए क्योंकि वो प्यार करते हैं मुझसे, समझे? अमान इस बात को समझा या नहीं पता नहीं, लेकिन कुछ देर बाद उसके जाने के बाद मेरे जहन को एक याद बार बार छू रही थी। वो अरसे पहले की एक याद। ज़हीर छोटा था तब। स्कूल की छुट्टी के बाद वो घर के बजाय दोस्तों के साथ वीडियो गेम पार्लर चला गया था। मैं और रेहाना उसका इंतज़ार करते रहे। फिर बदहवास होकर स्कूल पहुँचे, यहाँ वहाँ ढूंढा। हमें भी फिक्र हो रही थी, हम भी प्यार करते थे उससे। लेकिन जब वो मिला तो उस पर चिल्लाए नहीं डांटा उसे, बस गले से लगा लिया था उसको। औलाद और माँ बाप की मोहब्बत में शायद यही फर्क होता है। खैर, अगली सुबह बहुत खास थी। मैं पहली बार वृंदा को कॉफ़ी पे ले जाने वाला था। मैंने खास तैयारी भी की थी। कॉफ़ी हाउस में हमारी दोस्ती के नाम पर एक शुगर फ्री केक भी ऑर्डर कर दिया था। उस पे लिखा था, चीयर्स टू आवर फ्रेंडशिप। कॉफ़ी हाउस की हवा में कॉफ़ी वाली महक के बीच आसपास रखी कुर्सियों पर उठते बैठते आते जाते लोगों का शोर था। लेकिन कॉफ़ी हाउस के एक किनारे शीशे से लगकर रखी टेबल के आमने सामने बैठे थे हम दोनों। उस दिन वृंदा बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी ढीली पड़ चुकी खाल जो गर्दन से लटक रही थी अच्छी लग रही थी मुझे। उसकी झुर्रियाँ ऐसी लग रही थीं जैसे वक्त ने उसके चेहरे पर साहिर की कोई नज्म लिख दी हो। उसके मेज पर टिके कांपते हुए हाथों के कंपन से लग रहा था जैसे कोई संगीत पैदा हो रहा हो। वो धुंधली आंखों से मुझे देखती रही और मैं उसको। सो वुड यू लाइक टू ऑर्डर समथिंग? वेटर ने कहा तो मैंने 2 कॉफ़ी के लिए कहा। कॉफ़ी पीते पीते हमने तमाम बातें की, घर की, अपने लोगों की, गुजर चुके लोगों की और अपनी दोस्ती की भी। हमने केक भी काटा और वहां बैठे तमाम लोगों को खिलाया। वो हमारी दोस्ती का ऑफिशियल दिन था। लेकिन एक बात ये थी कि इस दिन के बाद से ही हम लोग एक दूसरे के लिए दोस्त से कुछ ज्यादा हो गए थे। अब हम बहुत सारा वक्त एक साथ गुजारने लगे थे। वो मुझे अमृता प्रीतम और साहिर के इश्क की कहानियां पढ़कर सुनाती और जब उसके चश्मे पर धूल आ जाती तो वो मुस्कुराकर उसे मेरी तरफ बढ़ा देती। मैं आस्तीन से चश्मा साफ करते हुए महसूस करता जैसे वक्त मुझे कोई सुनी सुनी सी दास्तां सुना रहा है। शायद इस उम्र में दोस्तों से ज्यादा हम सफर की जरूरत होती है। हम दोनों भी चाहते थे एक दूसरे के साथ वक्त बिताना, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के बारे में और जानने की कोशिश करना। बची खुची जिंदगी थी हमारी, इसे वैसे जीना चाहते थे जैसे जीने में खुशी मिले। हम उम्र के जिस पड़ाव में थे वहां सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। जो करना था आज ही करना था। कल किसने देखा था? मैंने एक शाम उससे कहा, वृंदा मैं घुटनों पर तो बैठ नहीं सकता, इसलिए ऐसे ही पूछ रहा हूं, मेरी हमसफर बनोगी? वृंदा चश्मे के पीछे से झांकती अपनी धुंधली आंखों से मुझे देखती रही। वो जानती थी कि जो मैं कह रहा था वो आसान नहीं था। मैंने कहा, तुम चाहो तो मेरी पीठ पे अपनी उंगलियों से साहिर का नाम भी लिख सकती हो। वो मुस्कुरा दी और फिर उसने अपना कांपता हुआ हाथ मेरे हाथ पे रख दिया। हम अपनी खुशियों का फैसला खुद कर रहे थे, लेकिन ये जमाने की रवायतों के खिलाफ था। मैंने अपनी ख्वाहिशें जब बेटे ज़हीर को बताई तो घर में जैसे जलजला आ गया।
समाज, रिश्तेदारी, लोग क्या कहेंगे और भी न जाने कौन कौन सी दलीलें मेरे घर की दीवारों के बीच गूंजने लगीं। लेकिन ये ठीक नहीं है, लोग हंसेंगे हम पे अब्बा। जहीर चिल्ला रहा था और मैं उसे एकटक देख रहा था। क्या हुआ है आपको? किस बात का बदला ले रहे हैं आप? और फिर करीब आकर बोला, कहीं आप ये इसलिए तो नहीं कर रहे हैं ताकि शर्मिंदगी के चलते हम आपका मकान छोड़कर चले जाएं? हो तो अब समझा। लेकिन अब्बा आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही चले जाएंगे बहुत जल्द, कहकर वो पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया। वो रात बहुत लंबी थी। मैंने तकिया के नीचे से दबी कागज में लिपटी एक पायल निकाली और मेरी आंखों के किनारों से आंसू गिरने लगे। मैं बुदबुदाया, मुझे माफ कर देना रेहाना, मैंने तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं की, तुम्हें एक ही पायल पहने हुए सुपुर्दे खाक कर दिया, लेकिन यही तो मेरे जीने का सहारा था। मैं उस पायल को बहुत देर तक अपनी हथेलियों में लिए रहा। सुबह 4:30 बजे अलार्म की आवाज से मैं रोज की तरह उठा, लेकिन वो एक आम सुबह नहीं थी। खिड़की से टिक कर बाहर देखा तो सूरज निकलने की तैयारी में था। परिंदे चहचहा रहे थे। सब कुछ नया था, जैसे आज ही बनाया गया हो, जैसे ये एक नई दुनिया का पहला दिन हो और इस पहली सुबह को देखने वाला मैं पहला शख्स। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद मैं अपने अपार्टमेंट से निकल रहा था। तो ये वही टाइम था जब मैं रोजाना सैर पर निकलता था, लेकिन आज मेरे हाथ में एक बैग भी था। मैं अपने नए सफर पर निकल चुका था। पार्क के अगले मोड़ पर वृंदा मेरा इंतजार कर रही थी। दुनिया आज खूबसूरत लग रही थी। सुबह 7:15 बजे जब मैं और वृंदा मसूरी जा रही एक बस में बैठे खिड़की से दिल्ली को पीछे छूटते हुए देख रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि जहीर ने अब तक वो खत पढ़ लिया होगा जिसे मैं उसकी टेबल पर छोड़ आया था। उसमें लिखा था, जहीर बेटा, नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही जा रहा हूं। और हाँ, तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बेटा ये मत भूलना कि जब तुम एक दूसरे मुल्क, एक दूसरे मजहब, एक दूसरी तहजीब की लड़की से शादी की ख्वाहिश लेके मेरे पास आए थे तो इसी तरह के सवाल मेरे सामने भी थे। लोग क्या कहेंगे, दुनिया सवाल करेगी, वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने वो किया था जिसमें तुम्हारी खुशी थी। खैर, अफसोस मत करना, कभी मन किया तो आ जाऊंगा अमान से मिलने। खुश रहो, तुम्हारा अब्बा। उसी दोपहर वादियों से घिरे मसूरी की मॉल रोड पर एक खूबसूरत से कैफे में मैं और वृंदा एक मेज के आमने सामने बैठे थे। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी उसके एक पैर में चमक रही रेहाना की पायल। बस इतनी सी थी ये कहानी। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और आप तो जानते ही हैं कि फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA, और उसके आगे ब्लू टिक भी लगा होगा क्योंकि नक्कालों से सावधान हमारी कोई शाखा नहीं है। और इसी तरह अगर आप ट्विटर पर टहलते हुए चले जाएं तो वहां मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। इंस्टाग्राम पर भी मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। तो भैया मैं कहां तक बचूंगा आपसे, आप कहीं ना कहीं तो मुझे पकड़ ही लेंगे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ।